अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, सर हमारे दोनों पैनलिस्ट इमरान यकूब साहब और काजी साहब का ये मानना है कि अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि अमेरिका घुटने टेकने पर मजबूर हुआ है, फिर ये मुज़ाकरात की टेबल पे आया और ईरान ने अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। सेकंड करेंगे सर इस बात पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले कोई शायद टेक्निकल इशू था जो आपको मेरी जी जी आवाज जी। नहीं आ रही थी, मुझे आपकी नहीं सुनाई दे रही थी। देखिए, जहां तक ताल्लुक है कि ईरान और अमेरिका का, सबसे पहली बात यह है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, तभी जंग शुरू हुई थी। बिल्कुल इसलिए ऐसा ही है। अब हमें ये देखना है कि अमेरिका की जो माजी का वर्ल्ड ऑर्डर था, अगर उसके तहत ये मुज़ाकरात किए जाएंगे तो फिर तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई ज्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। हाँ, अगर जो उभरता हुआ वर्ल्ड ऑर्डर है जिसके अंदर चाइना, पाकिस्तान और रशिया का एक बड़ा मजबूत किरदार है, फिर तो मामलात कुछ बेहतरी की जानिब जाएंगे। अमेरिका को ये नहीं हो सकता कि अमेरिका को हारी हुई जंग का क्रेडिट विक्ट्री की शक्ल में दिया जाए और कहा जाए कि जनाब आप तो ये जंग जीत चुके हैं। सबको पता है उनकी टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गई, उनके मिलिट्री स्ट्रैटेजी नाकाम हो गई, उनकी दुनिया के अंदर डिप्लोमेटिक जो पॉलिसी थी वो बुरी तरह से फेल हो गई, और साथ ही साथ इजराइल ने उनको तबाह कर दिया। और यही हम कह रहे थे, माजी के अंदर इजराइल ने किसको नहीं तबाह किया, जिसके डाल पे बैठा उसी डाल को काटा। ये उनका पुराना तरीका कार रहा है। अभी ये आकाश बेल की तरह है। काजी साहब, इमरान साहब जानते हैं कि आकाश बेल क्या होती है। वो दरख्त पे चढ़ती है, उसके बाद दरख्त की तमाम ताकत को ले लेती है। वो पीले रंग की बेल नहीं होती, और फिर उसके बाद वो उस दरख्त को मार के फिर किसी और दरख्त का रुख कर लेती है। ये है वो इजराइल, जो हमेशा यही काम करता रहा। इसलिए अब जो आपने देखा कि दुनिया जहां बातें कर रही है बहुत सारी, वहां पहले ही इस मामले के ऊपर मेरे ख्याल में अभी तो सवालिया निशान उठ रहा है कि जेडी वेंस पाकिस्तान पहुंच भी पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उससे पहले कहीं इजराइल सैबोटाज ना कर दे सारे मामले को। जिस तरह से लबनान का बकायदा एक पहलू रखा हुआ है, ईरान ने उसके अंदर बात की है। और ये एक बात वैसे भी जायज है, खित्ते के अंदर अगर एक मुल्क भी आग में झुलसा तो याद रखें कि पूरा खित्ता झुलस जाएगा। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये जंग आपको मजीद खराबी की तरफ ले जाएगी, और ये लगता यही है कि इजराइल यही चाहता है, क्योंकि नेतन्याहू का सर्वाइवल है इसके ऊपर। वरना तो नेतन्याहू गया, और नेतन्याहू गया तो ये जो एक एग्रेसर इजराइल है, ये भी इसका खात्मा हो जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि अब जो आने वाले वक्त हैं उसके अंदर हमें कुरान और सुन्नत से डिराइव करना है। जैसे वजीर आजम ने कल अपने बातचीत के अंदर कुरान का जिक्र किया और बकायदा आयत मुबारका पढ़ी, तो आयत मुबारका तो यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, ये तो हमें वाजे मालूम है। लेकिन जिस तरीके से हम क्लॉजविट का जिक्र करते हैं अपनी पॉलिसियों के अंदर, हम ब्रेजिंस्की का जिक्र करते हैं अपनी पॉलिसियों के अंदर, क्या हमने अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया? क्या कुरान की आयतों को हमने शामिल किया? आज वो फखरिया कह रहे हैं कि हम एक माजी के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश कहता था कि हम क्रूसेड कर रहे हैं, सलीबी जंग। फिर उसके बाद अभी ट्रंप जो है वो बकायदा इसको एक मजहबी टच दे रहा है। दीवारे गुड़िया के साथ खड़े होके बकायदा यहूदी इसको बकायदा कह रहे हैं कि जनाब ये तो वो बातें हैं। थर्ड टेंपल बनाने की बातें हो रही हैं। पीट हेग्सेट खुलेआम कह रहा है कि मैं काफिर हूं, और उसके बाद आप ये चाहते हैं कि ये जंग बंद हो जाए। हजूर, ये बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है। इसके अंदर बड़े पेचो खम हैं। एक दुनिया की ताकत को एक कमजोर ने ललकार दिया है, और कमजोर के ललकारने के ऊपर उसके साथ अब वो जो मुमालिक जिसके अंदर खड़े हैं, देखें अरब मुमालिक के अंदर भी कुछ ऐसे मुमालिक हैं जो गलती कर रहे हैं। दे आर स्टैंडिंग एट द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। जिस तरीके से इंडिया ने गलती की, एक टेक्निकल गलती की, आज वो एक डूबती ताकत के साथ और एक नाजायज रियासत इजराइल के साथ खड़ा है। और यही वजह है कि इंडिया के अंदर तमाम उनकी पॉलिसी टॉपसी टर्वी होके रह गई है। इसलिए जरूरत ये बात है कि आज अरब दुनिया के उन ममालिक को फैसला करना है कि मुस्तकबिल उनका क्या अमेरिका और इजराइल के साथ जुड़ा है या रीजनल ताकतों के साथ खड़ा है। अगर आज इस्लामी दुनिया ने बुनियानुम मरसूस न बने, जैसे कि ये इस जो कॉन्फ्रेंस का बुनियादी मकसद भी ये है कि बुनियानुम मरसूस बन जाओ, शीशा पिलाई दीवार बन जाओ, किसके खिलाफ बन जाओ? बात तो ये है, दुनिया के अंदर जिसने जुल्म किए, जिसने लोगों के ऊपर तमाम, देखिए कौन सी दुनिया
जो आज दुनिया बगैर असूल के गवर्न हो रही है, जहाँ जो व्हाइट फास्फोरस बमों का इस्तेमाल हो रहा है, जहाँ इंसानियत को रगेदा जा रहा है, जहाँ मौत का रक्श जारी है। आप ये समझते हैं जहां मिनाब की बच्चियों को शहीद कर दिया जाता है, जहां गजा के बच्चे अल्लाह ताला को शिकायत लगाने पहुंच जाते हैं, आप उस दुनिया की बात करना चाहते हैं? ये दुनिया जो है ये एक तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और आज सिर्फ पाकिस्तान की जिम्मेदारी नहीं बनती, ये जो यूरोप जो सबसे ज्यादा फायदा उठाएगा इसके बाद, अपना हुर्मुज के खुलने के बाद और ट्रेड के बाद, तो मुझे ये बताएं कि वो आज यूरोप को मौत पड़ी हुई है। आज वो पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं शाना बशाना खड़ा? आज वो क्यों नहीं कहता कि ये ईरान के साथ ज्यादती हो रही है? हैट्स ऑफ टू इटली एंड स्पेन, जिन्होंने कम से कम कोई तो स्पाइन दिखाई है, कोई तो उन्होंने गैरत का मुजाहरा किया है और इंसानियत का कोई तो बात है। ये कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं? ये कौन से ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं? ये कौन सी चीजों की बात कर रहे हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं रह गया? गुआंतानामो बे, अबू गरैब जेल और रेंडिशन कैंप जैसे बदनामे जमाना चीजें ये चलाते रहे और इंसानियत की धज्जियां उड़ाते रहे। एप्स्टीन फाइल की घिनौनी तरीन चीजों को सामने लाए, अपनी कमसिन बच्चियों को रेप करते रहे। ये लोगों के साथ हम जो है वो कह रहे हैं कि इनसे खैर की तवक्को करेंगे। दे आर द वर्स्ट पीपल इन द ऑन गॉड्स अर्थ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो अयां भी होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, जिस तरह से भी काजी साहब ने फरमाया कि उनको कोई दर्द नहीं है, उनको अपने लाले पड़ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि सदर ट्रंप ने भी कह दिया था कि मेरे पास तो तेल वाफर मिकदार में मौजूद है, आप अपना देख लें, आपको अगर कुछ चाहिए तो आपने हुर्मुज़ खुलवा लें। अब उसी सिलसिले की कड़ी अब मिल रही है कि वो सऊदी अरब के पास आए, डेफिनेटली वो यूए के पास भी जाएंगे और हो सकता है कि चाइना के साथ भी ये बातचीत करें कि अब ये अपना हुर्मुज़ वाला मामला जो है ना मुस्तकिल तौर पर हल होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि अब ये जो कमान संभाली है के स्टार्मर ने, इस बस में दीगर अफराद भी शरीक होंगे इस फ्लाइट में? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो टोनी ब्लेयर के मुतालिक बात करें ना, जिस शख्स ने वहां फौजें भिजवा दी और वहां मुसलमानों का कत्लेआम करवाया, 10 लाख मुसलमान 550 के हिसाब से रोजाना को उनको शहीद कर दिया गया इराक में, और कहा कि जी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन निकला ही कोई नहीं, उनकी अपनी रिपोर्ट निकल आई। इसके ऊपर इस आदमी को गजा पीस बोर्ड के अंदर जो है वो उसको चेयर किया जा रहा था, मतलब फॉर गॉड सेक, और अब्राहम एकॉर्ड के हवाले से। तो ये मुझे आप बताएं कि क्या वो सजा का हकदार नहीं है? एक मास मर्डर जिसने इंसानियत का कत्ल कर दिया, और आज वो जो है वो कह रहे हैं कि जी वो तो हो गया, मुसलमान है ना, मुसलमानों को क्या है, मुसलमानों को मारो। वो बेशक ईरान के मुसलमान हो, वो अब दुनिया को, जिन लोगों को आप हमेशा ये बताते रहे कि पता नहीं वो तो अहले तशी हैं, उनका तो कोई ताल्लुक नहीं है, और सुन्नी दुनिया जो थी, मैं खुद सुन्नी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी दुनिया सुन्न होके रह गई थी। ये वो रियलिटी है। ये बड़ी मैं बात कर रहा हूँ, आपको बुरी भी लगेगी। सुन्नी दुनिया ने क्या किया आप मुझे बताइए? गजा के ऊपर आज ईरान को जो मार पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? क्योंकि गजा के ऊपर किबला अव्वल के ऊपर जो है वो बैठ गए। किबला दोयम के लिए तो सब लोग तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं, मुआहदात भी करते हैं, किबला अव्वल के लिए भी किसी ने कोशिश की है? क्या हमारा ये कोई जिम्मेदारी नहीं है? और दूसरी बात जो है वो, आप जुल्म के सामने जो आप जुल्म को खामोश रह के बर्दाश्त करना भी ये एक गुनाह है। आपको जालिम के सामने खड़ा होना पड़ता है। यू हैव टू टॉल स्ट्रेट इन फ्रंट ऑफ योर जो एग्रेसर है, उसको बताना पड़ता है कि तुम गलत कर रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है। ईरान के पास ना न्यूक्लियर था, ना उनके पास कोई ऐसी एयरफोर्स थी। ईरान खड़ा हो गया जब अल्लाह ताला फरमाता है मुझे रब होने की कसम मैं तेरे साथ खड़ा हो जाऊंगा, और खड़ा हुआ। अल्लाह ताला ने देखा आपने। अब मकसद यहाँ ये है, ये सारी चीजों का, कि ये नहीं करना चाहते किसी भी किस्म का, ये टाइम बाय कर रहे हैं। इनके अपने मुमालिक के अंदर मसले आ गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है डोनाल्ड ट्रंप को कि यार तुमने तो कहा था कि वेनेजुएला का सदर फलाना है, ढिमकाना है, और आज तुम ढटाई से कह रहे हो कि वेनेजुएला का तेल लेने की खातिर तुमने उस आदमी को पकड़ लिया, और हमारा तो वेनेजुएला से तेल हो गया। आपने उसको एब्सेंशिया में मुकदमा चलाया, आपने सदर मेड्यूरो को नहीं चलाया, आप उसको पकड़े और लेके चले गए। वहां आपने ये सोचा था कि जनाब ये तो हम कर लेंगे बड़ी आसानी से, क्योंकि वहां की फौज मिल गई थी अमेरिका के साथ, और इस वजह से सदर मेड्यूरो को उनके घर से पकड़ के ले गए, उनकी बीवी समेत पकड़ के ले गए। बीवी के ऊपर क्या मुकदमा था? ये मैंने आपसे कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने वहां जो रेड इंडियंस थे उनकी खालें उतार दी थी।
इन्होंने वो जुल्म किया था कि जिसकी इंतहा नहीं। इंसानियत को दरिंदगी से जिस तरीके से इन्होंने वहां वो जो बड़े बड़े बुल होते थे उनको मार दिया, वो जिनको वो क्या कहते हैं बाइसन्स, उनको उधेड़ के रख दिया इन्होंने। वो मीलों मील वहां उनकी लाशें पड़ी थी क्योंकि उनकी खालें चाहिए थी इनको। तो ये आप इनसे तो तवक्को करते खैर की, जिन्होंने न्यूक्लियर बम मार के हिरोशिमा और नागासाकी को बर्बाद करके रख दिया, उनकी नस्लें तक जो है वो माजूर पैदा हो रही हैं। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आज कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर नहीं होना चाहिए, और न्यूक्लियर तो तुमने सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदारी का इस्तेमाल किया। मदर ऑफ ऑल बम तुमने गिराए, डेडी कटर तुमने मारे, तुमने जो है वो निपॉम बम मारे, तुमने क्लस्टर बम मारे, तुमने व्हाइट फॉस्फोरस बम आज तक तुम मारते आ रहे हो, तुमने थर्मोबारिक बम मार के 3,000 लोगों को गजा के अंदर पिघला के रख दिया। एंड यू आर टॉकिंग अबाउट मोरालिटीज, यू पीपल आर रास्कल्स। ये एक रियलिटी है जो आपको ये बात समझनी चाहिए। इसलिए हमें मज़ाकरात के ऊपर वो बात करनी चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाया है, और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के मुताबिक हम कोशिश कर रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं। लेकिन ये जो शैतान है इजराइल, ये नहीं मानेगा। और जब तक के खित्ते के अंदर एक मुल्क भी जंग के अंदर रहा, ये जंग आपके लिए टिकटॉक हो जाएगी। यानी कि एक ही वक्त में जिस तरह घड़ी का टिकटॉक चलता है, ये आपको घड़ी, आप समझे कि आप एक बम पे बैठे में हैं, वो किसी टाइम एक्सप्लोड कर जाएगा। और नरेंद्र मोदी इसके अंदर पूरा का पूरा इन्वॉल्व है। इस सारे के अंदर दुनिया में 2 मुल्क हैं जो तन्हाई का शिकार हैं। एक यहूदी जिनके पास इजराइल के अलावा मुल्क नहीं, एक हिंदुस्तान हिंदू जिनके पास हिंदुस्तान के अलावा मुल्क नहीं, और ये दोनों मुसलमानों के खिलाफ हैं। इन दोनों की आइडियोलॉजी वो जायनिस्ट अप्रोच के साथ जो कहती है कि मुसलमानों को कत्लेआम जायज है, ये हिंदुत्व सोच के साथ जो कहते हैं मुसलमानों का कत्ल किया जाए। वो कहते हैं कि हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, ये कहते हैं हम अखंड भारत बनाएंगे। ये आप देखें, वो भी मुजरिम, वो गजा का कसाई, ये गुजरात का कसाई। अब आपको समझ आ जानी चाहिए। अगर हम फिर भी कहें कि यहूद और नसारा तेरे दोस्त नहीं हो सकते, कुरान पाक ने वादे कह दिया। अगर इसके ऊपर भी फिर अगर अरब दुनिया यही सोच रही है कि जनाब हम जो है वो आपस में इत्तेहाद बनाएंगे या अमेरिका के ऊपर इन्हिसार करेंगे, तो जो अमेरिका का इन्हिसार था वो तो उन्होंने देख लिया, टेक्नोलॉजी का फेलियर हो गया। दुनिया, they are not talking about that we want to buy F-35 और we want to have the aircraft carrier। वो ये कह रहे हैं कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जो इनको खराब कर देती है। अमेरिका का झूठ ये देखें आप हमजा साहब कि इसके ऊपर गौर करें कि जनाब C-130 थे, वो तो रेत में धसे हुए थे, इस वजह से उनके ऊपर C-130 में कम से कम 150 फौजी आते हैं। कम से कम भी मैं आपको बता रहा हूँ 150 फौजी आते हैं, रेत में धस गए। उनके पायलट थे या नहीं थे? जबकि अमेरिका का ये कहना है कि उन्होंने वहां F-15 जहाज के पायलट को रेस्क्यू किया। तो ये जो बाकी C-130 गिरे हुए थे, ये जो इनके ब्लैक हॉक थे, ये दीगर जहाज, वो A-10 थंडरबोल्ट था, मुझे ये बताएं कि उसके अमला किधर गया? वो भी रेत में धसे हुए थे, उनको तो निकाला ही कोई नहीं, और कहते हैं कि जी हमारे तो कोई बंदे नहीं मरे। इस हद तक भारी नुकसान जो है वो अमेरिका को उठाना पड़ा है, और अगर वो अभी भी बाज नहीं आते ये ममालिक, तो इन फ्यूचर भी डेफिनेटली उनको उठाना पड़ेगा।